नमस्कार मित्रों, मैं सुरेश चौधरी गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, राजस्थान के इतिहास की सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं अपन, और इसमें पहली क्लास हुई थी अपन की, उसके अंदर अपन ने राजस्थान के इतिहास का सामान्य परिचय देखा था। और आज अपने को पढ़ना है गुर्जर प्रतिहार राजवंश, क्योंकि मैंने कहा था कि सबसे पहला टॉपिक है अपने वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश रहेगा। एक अच्छा टॉपिक है, प्रत्येक परीक्षा में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न है वो हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार राजवंश स्टार्ट करते हैं आज। इनकी उत्पत्ति से संबंधित मत मैंने आपको बताया था। 6वीं से 12वीं सदी तक का काल है वो भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। इसी के तहत अग्निकुंड ये सिद्धांत दिया था चंद्रवर्देई ने, और उससे 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई थी, जिसके अंतर्गत सबसे पहली जाति थी वो थी गुर्जर प्रतिहार। सबसे शक्तिशाली हुए थे गुर्जर प्रतिहार। मूलतः प्रतिहार थे गुजरातरा प्रदेश पर शासन करने के कारण ये कहलाए गुर्जर प्रतिहार। देखिए, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी के सबसे पहले अपने को पढ़ने होते हैं स्रोत। गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी के स्रोत। इन स्रोतों को 2 भागों में बांटेंगे अपन, एक साहित्यिक स्रोत रहेंगे और एक अभिलेखीय स्रोत। गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी के स्रोत है, इनको 2 भागों में बांटेंगे। पहला स्रोत साहित्यिक स्रोत लेते हैं अपन। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत देखा जाए तो गुर्जर प्रतिहारों के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। कन्नौज का एक शासक हुआ था हर्षवर्धन। कन्नौज के पुष्यभूति राजवंश का महान शासक हुआ था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान बाणभट्ट, हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान बाणभट्ट के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, और उस पुस्तक का नाम है हर्षचरित्र। बाणभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक हर्षचरित्र बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। कई बार सीधा सा परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है, हर्षचरित्र की रचना किसने की है, तो बाणभट्ट ने की है। या प्रश्न ये भी आ जाता है कि बाणभट्ट किसका दरबारी विद्वान था, तो बाणभट्ट है वो पुष्यभूति राजवंश। पुष्यभूति राजवंश का उदय है वो थानेश्वर में होता है, और उसके बाद में ये कन्नौज पर अधिकार करते हैं। उत्तर भारत की तत्कालीन राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र रहता है कन्नौज। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति है वो क्षीण बीण हो जाती। हालांकि प्रारंभ में कहा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार है वो हर्षवर्धन के सामंत थे। हर्षवर्धन की 648 में मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में उसके सामंत है वो स्वतंत्र हो जाते हैं और गुजरातरा प्रदेश पर शासन करते हैं। तो हर्ष का दरबारी विद्वान हुआ था बाणभट्ट, और उसने एक पुस्तक लिखी है हर्षचरित्र। इस हर्षचरित्र पुस्तक में गुर्जर शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। हर्षचरित्र पुस्तक में गुर्जर शब्द का सबसे पहले उल्लेख है वो अपने को मिलता है। भारतीय साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत बाणभट्ट की हर्षचरित्र आती है। इसके बाद देखिए विदेशी साहित्य में भी गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। विदेशी साहित्य, इसके अंतर्गत एक चीनी विद्वान आया था हेन स्वांग। कौन आया था? हेन स्वांग आया था। 629 ईस्वी के अंदर ये भारत आया था, और लगभग कहते हैं 15 वर्ष ये भारत
में रहा था। 644 में ये यहाँ से वापस गया था। हर्षवर्धन के दरबार में भी ये काफ़ी समय तक रहा था और कहते हैं कि इसने राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों की यात्रा की और इन 15 सालों का विवरण इसने लिखा था वापस चीन जाकर के, और उस विवरण का शीर्षक था सीयूकी का लेखक सीयूकी किसके द्वारा लिखी गई है? तो सीयूकी लिखी गई है हैन स्वांग के द्वारा। इस सीयूकी पुस्तक के अंदर गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। विदेशी साहित्यिक स्रोत है ये गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी। भारतीय साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है कन्नौज के पुष्यभूति राजवंश के शासक हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान बाण भट्ट के द्वारा लिखित हर्ष चरित्र नामक पुस्तक के अंदर गुर्जर प्रतिहारों का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। इसके अलावा 629 से 644 तक भारत में रहे चीनी विद्वान हैनस्वांग के द्वारा लिखे गए अपने यात्रा विवरण के अंदर, इसके यात्रा विवरण का नाम है सीयूकी, इसमें भी गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि हैनस्वांग के द्वारा गुर्जर प्रदेशों की यात्रा की गई थी, जिसके अंतर्गत कहते हैं ये भीनमाल भी आया था। कहाँ आया था? भीनमाल। सीयूकी के अंदर इसने अपना जो विवरण लिखा है, यात्रा विवरण, उसमें इसने गुर्जर प्रदेश हेतु एक शब्द काम में लिया है। गुर्जर प्रदेश हेतु इसके द्वारा एक शब्द काम में लिया गया है और वो शब्द है कूचेलो। कूचेलो शब्द का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। सीयूकी नामक पुस्तक लिखी गई है हैनस्वांग के द्वारा। ये चीनी विद्वान था, 629 में भारत आया था, लगभग 15 वर्ष भारत रहा था। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबार में भी रहा था और कहा जाता है कि हर्ष जब प्रति 5वें वर्ष धर्म महासभा का आयोजन करता था तो उस सभा का एक बार इसको अध्यक्ष भी बनाया गया था, क्योंकि हर्षवर्धन है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था और इस हैनस्वांग को उसने बनाया था उस सभा का अध्यक्ष, और इसको एक पद भी दिया गया था। महायान जो इसकी सभा है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ये अनुयायी था हर्षवर्धन, और उसी के तहत प्रति 5वें वर्ष ये एक धर्म सभा का आयोजन करता था। उस धर्म सभा का एक बार अध्यक्ष भी बनाया गया था हैनस्वांग को, और इसे महायान मोक्ष देव की उपाधि भी दी गई थी। तो हैनस्वांग ने अपने यात्रा विवरण के अंदर कूचेलो शब्द का प्रयोग किया है। इतिहासकारों ने इस कूचेलो शब्द का साम्य है वो गुर्जर प्रदेश से किया है। किससे किया है? गुर्जर प्रदेश से इसका साम्य किया है। और इस प्रदेश की राजधानी, इस कूचेलो प्रदेश या गुर्जर प्रदेश है, इस प्रदेश की राजधानी हैनस्वांग ने बताई है। इस प्रदेश की राजधानी हैनस्वांग के द्वारा बताई गई है पीले मोलो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द। गुर्जर प्रदेश की राजधानी बताई है पीले मोलो, और इस पीले मोलो का साम्य वर्तमान में इतिहासकार इस पीले मोलो का साम्य है वो करते हैं भीनमाल से। किससे करते हैं? भीनमाल से। गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी के दो सबसे बड़े साहित्यिक स्रोत, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से पढ़े इनको, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। देखिए मित्रों, साहित्यिक स्रोत अपन ने देखे, अब इनके बारे में जानकारी का अभिलेखीय स्रोत, ये भी इम्पोर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी का अभिलेखीय स्रोत।
अभिलेखीय स्रोत, इंपॉर्टेंट है ये भी। चालुक्य राजवंश का एक शासक हुआ था पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य राजवंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी विद्वान रवि कीर्ति के द्वारा एक प्रशस्ति लिखी गई है और उसको अपन कहते हैं ऐहोल प्रशस्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देवे। अभिलेखीय स्रोत के अंतर्गत आती है ऐहोल प्रशस्ति। प्रशस्ति कहते हैं किसी राजा या वंश की प्रशंसा में जो शब्द लिखे जाते हैं उन्हें प्रशस्ति कहा जाता है। चालुक्य राजवंश का शासक हुआ था पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य राजवंश का शासक है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन सेकंड इसका दरबारी विद्वान था। और उसका नाम है रवि कीर्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। रवि कीर्ति के द्वारा ऐहोल प्रशस्ति है ये लिखी गई। चालुक्य राजवंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी विद्वान रवि कीर्ति के द्वारा लिखी गई ऐहोल प्रशस्ति के अंदर गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न आ जाए गुर्जर प्रत्यारों के बारे में जानकारी का अभिलेखीय स्रोत, सर्वप्रथम जानकारी का अभिलेखीय स्रोत कौन सा है, तो वो है चालुक्य राजवंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी विद्वान रवि कीर्ति के द्वारा लिखी गई ऐहोल प्रशस्ति। इस ऐहोल प्रशस्ति के अंदर गुर्जर प्रत्यारों का उल्लेख मिलता है। ऐहोल प्रशस्ति में गुर्जर प्रत्यारों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रत्यारों के बारे में जानकारी के स्रोत बताए हैं मैंने। अभिलेखीय स्रोत के अंदर सबसे पहला स्रोत है आपके, वो है ऐहोल प्रशस्ति। इसके अलावा गुर्जर प्रत्यारों के बारे में जानकारी के स्रोतों के अंतर्गत आता है बोक शिलालेख, जोधपुर के अंदर मिले हैं गटियाला शिलालेख, जिनसे अपने को प्रारंभिक गुर्जर प्रत्यार राजवंश के शासकों और जिन भौगोलिक क्षेत्रों पर उनका अधिकार था उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी अपने को मिलती है। अब देखिए इनके बारे में जानकारी के स्रोत हो गए। अब पढ़ते हैं गुर्जर प्रत्यारों को किस जाति से संबंधित किया गया है। अलग अलग विद्वान हैं, हालांकि अपन ने चर्चा की थी इससे पहले कि जीएच ओझा ने राजपूतों को वैदिक क्षत्रिय माना है, तो उसी प्रकार गुर्जर प्रत्यारों को भी जीएच ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूत गुर्जर प्रत्यारों को वैदिक क्षत्रिय ही माना है। लेकिन कुछ विद्वान और हुए हैं जिन्होंने गुर्जर प्रत्यारों को अलग जाति का बताया है। कौन कौन से है, तो देखिए गुर्जर प्रत्यारों की उत्पत्ति से संबंधित मत। एक मत तो अपने को याद ही रखना है, वैदिक क्षत्रिय। वैदिक क्षत्रिय किसने बताए, वैदिक क्षत्रिय जीएच ओझा। सबसे इंपॉर्टेंट है, इस विद्वान का जो मत है वो सर्वमान्य बताया गया। अग्निकुंड सिद्धांत बताया था मैंने, हालांकि अग्निकुंड सिद्धांत है, वास्तु में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि जब अपन इतिहास को काफ़ी गहराई से पढ़ते हैं तो अपन ये पाते हैं कि भारत पर लगातार विदेशी आक्रमण हुए थे। उन विदेशी आक्रमणों की वजह से, क्योंकि जब विदेशी आक्रमण होते हैं तो वो शासक यहाँ सत्ता स्थापित कर लेते हैं और उसके बाद स्थानीय लोगों को उसी धर्म का अनुसरण करने के लिए बाध्य किया जाता। तो विदेशी शासकों के द्वारा जब अपन देखते हैं महाजनपद युग की बात आती है, तो उसके बाद में देखते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म है वो काफ़ी फला था और काफ़ी प्रसार हुआ था उस धर्म का। तो इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वारा भी वही उसी धर्म का अनुसरण किया गया। लेकिन बाद में कहते हैं जब धीरे धीरे जैन और बौद्ध धर्म का पतन हो जाता है, तो उसके बाद में विभिन्न वर्गों के नेतृत्व, जिन लोगों की नेतृत्व क्षमता अच्छी थी,
जो शासन करने में निपुण थे उन लोगों का शुद्धिकरण किया गया था यज्ञों के माध्यम से। और जब उनका शुद्धिकरण किया जाता है, और वो 4 वंश थे जिनका शुद्धिकरण किया गया था, प्रतिहार राजवंश, परमार राजवंश, चालुक्य राजवंश और एक था चहमान राजवंश। इतिहास इससे सहमत है, हालांकि इतिहास चंद्रवर्देय को भी नहीं जुटलाता है। चंद्रवर्देय ने जो बात कही है वो भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन इसका अपन वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं तो अपन ने देखा जब पुनर्जागरण आंदोलन चले थे तो भारत में भी धर्म सुधार आंदोलन हुए थे, और उस समय अपन ने देखा था कि जब मुगल काल मुगलों ने भारत में शासन किया था तो बहुत ज़्यादा संख्या में स्थानीय लोगों का धर्म परिवर्तित किया गया था। लेकिन उसके बाद में दयानंद सरस्वती वगैरह ने कुछ आंदोलन चलाए थे, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, लोगों का शुद्धिकरण किया गया था और उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया गया था। तो इस प्रकार इनकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत मिलते हैं अपने को, जिसके तहत GH ओझा है, इसने गुज्जर प्रतिहारों को क्या कहा है, वैदिक क्षत्रियों की संतान। एक कनेडी नामक विद्वान हुआ है, कनेडी नामक विद्वान के द्वारा गुर्जर प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताया गया। किस मूल का बताया गया है, ईरानी मूल का। DR भंडारकर के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि इन्होंने राजपूतों को विदेशी ब्राह्मण बताया है। राजपूतों को क्या बताया है, विदेशी ब्राह्मण। तो DR भंडारकर के अनुसार गुज्जर प्रतिहार क्या है, विदेशी ब्राह्मण। VA स्मिथ के द्वारा राजपूतों को बताया गया हूणों की संतान, उसी प्रकार गुज्जर प्रतिहारों को भी इसने हूणों की संतान बताया। तो ये 3-4 मत है जो गुज्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति से संबंधित है। GH ओझा वैदिक क्षेत्रीय, कैनेडी के अनुसार ईरानी मूल के थे, DR भंडारकर ने विदेशी ब्राह्मण बताया है, जबकि VA स्मिथ है वो इनको हूणों की संतान बताता है। एक विद्वान और हुआ है अलेक्जेंडर कनिगम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार RPSC ने यहाँ से प्रश्न पूछा है। देखिए उत्पत्ति से संबंधित एक मत और है अपने, कनिगम सबसे इंपॉर्टेंट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। कनिगम ने गुज्जर प्रतिहारों को बताया यूची कुषाण जाति का बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूची कुषाण जाति का कौन बता रहा है, कनिगम बता रहा है। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है, कनिगम ने किस आधार पर गुज्जर प्रतिहारों को यूची कुषाण जाति का बताया, तो एक अभिलेख है, ताम्रपत्र है, ब्रोंज गुज्जर ताम्रपत्र, ब्रोंज गुज्जर ताम्रपत्र के आधार पर गुर्जर प्रतिहारों को लगभग 978 का आसपास का है, ये 978 ईस्वी के आसपास का है ये ताम्रपत्र। और इस ब्रोंज गुज्जर ताम्रपत्र के आधार पर कनिगम महोदय ने गुज्जर प्रतिहारों को यूची कुषाण जाति को बताया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने यहाँ से कई बार परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये है गुज्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत। अब अपने को देखना है, क्योंकि राजस्थान के अंदर प्रत्येक राजवंश हुआ है तो उनकी कोई ना कोई कुल देवी कुल देवता वगैरह रहे हैं, उनका कोई विशेष चिन्ह वगैरह रहा है, तो इसके बारे में भी अपन देखेंगे। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी है, गुज्जर प्रतिहार राजवंश स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार राजवंश के कुल देवता याद रखने हैं अपने को। कुल देवता गुज्जर प्रतिहार राजवंश का कुल देवता बताया गया है विष्णुदेव। इस राजवंश की कुल देवी आज तक परीक्षाओं में नहीं पूछी गई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाली परीक्षाओं के अंदर यहां से प्रश्न आएगा। गुज्जर प्रतिहार राजवंश की कुल देवी माना जाता है चामुंडा देवी को।
इस राजवंश का पवित्र पक्षी, ध्यान देवें, विष्णुदेव, विष्णु के अनुयायी है वो भागवतपंथी कहलाते हैं। और सीधी सी बात है कि जहाँ विष्णु का नाम आ रहा है तो इनका जो पवित्र पक्षी है वो क्या रहेगा? गरुड़। पवित्र पक्षी गरुड़। और पवित्र वृक्ष है इनका, पवित्र वृक्ष बताते हैं पीपल को। इंपॉर्टेंट चीजें हैं मित्रों, यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की कुल देवी, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की कुल देवी माना जाता है चामुंडा देवी को, इनके कुल देवता माना जाता है विष्णु देव को, पवित्र पक्षी गरुड़ और पवित्र वृक्ष पीपल। इसके बाद एक प्रश्न राजस्थान लोक सेवा आयोग बार बार पूछ रहा है कि 3 या 4 अभिलेख दे देता है और वो प्रश्न पूछता है कि निम्न में से किन अभिलेखों में गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। प्रश्न ध्यान से सुने, निम्न में से किन अभिलेखों में गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो गुर्जर नाम से उल्लेख 5 अभिलेखों में मिलता है मित्रों। वो 5 अभिलेख किन किन स्थानों पर मिले थे तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर किन अभिलेखों में कहा गया है? राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बार बार ये प्रश्न पूछा है विभिन्न परीक्षाओं में। तो 4 अभिलेख है आपके, नीलकुंड, राधनपुर, देवली, राजौरा और करडिये। ये 5 अभिलेख हैं जिनमें गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख गुर्जर नाम से मिलता है। गुर्जर प्रतिहारों के बारे में सामान्य जानकारी हो गई। अब अपन स्टार्ट करेंगे इस राजवंश का संस्थापक। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाँ मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। इसके बाद की जानकारी, इस राजवंश का मूल पुरुष कौन हुआ था, किन क्षेत्रों पर इस राजवंश ने अपनी सत्ता स्थापित की थी, गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं के बारे में अपने को जानकारी मिलती है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे एक निवेदन है, गोल स्टडी चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम इतिहास विषय की एक लंबी सीरीज लेकर के आएंगे आपके सामने। पहले राजस्थान का इतिहास चल रहा है, उसके बाद में भारत का इतिहास भी करवाया जाएगा। जो जो टॉपिक आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेंगे वो सारे आपको यहाँ रेगुलर मिलेंगे। धन्यवाद।